मैं हर रोज अपने पति से इस बात की जिद करती थी कि ये पुराना घर बेचकर मेरे मायके वाले घर के पास में एक नया घर ले लेते हैं। पर मेरी सास, वो हर बार यही कहती कि ये घर उनके स्वर्गीय पति की आखिरी निशानी है और वो मरते दम तक इसे नहीं बेचेंगी। उनकी ये बात मेरे दिल में अब धीरे धीरे जहर बन चुकी थी। फिर एक दिन मैंने एक अनजान इंसान को पैसे देकर घर के अंदर भेजा और बाहर से कुंडी लगाकर अपने पति को फोन कर दिया और उसे भड़का दिया कि तुम्हारी माँ अपने कमरे में किसी गैर मर्द के साथ हैं। ये सुनते ही मेरा पति गुस्से में पागल हो गया और घर आते ही उसने अपनी माँ के साथ मारपीट शुरू कर दी। वो चिल्ला चिल्ला कर यही कहती रही कि भगवान के लिए मुझे मत मारो, पर उसने अपनी माँ को मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर जब हम वो घर बेचकर मेरे मायके पहुंचे तो सामने का जो मंजर देखा, उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। क्योंकि मैं आखिरी बार कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके इन कागजों पर साइन कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो याद रखना, मैं फिर टेढ़ी उंगली करके घी निकाल लूंगी। ये कड़वे और तेज शब्द बोलते हुए मैं अपनी सांसों पर तेज जैसे तैसे कंट्रोल कर पा रही थी और बुरी तरह से गला फाड़ फाड़ कर सास के ऊपर चिल्ला रही थी। मेरी ऐसी कड़क आवाज से वो अंदर से बिल्कुल डरी हुई और सहमी हुई थी। पर उनकी जिद भी अब्बत दर्जे की थी। वो अपनी बात से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी और वो एक ढीठ की तरह मेरे जैसी बहू का डटकर मुकाबला करते हुए गुस्से से बोली कि तुम चाहे जो मर्जी रास्ता अपना लो, लेकिन मेरा बेटा सिर्फ मेरी बात ही सुनेगा। और हमेशा याद रखना, मेरे जीते जी वो बिल्कुल भी ये मकान बिकने नहीं देगा। सच तो यह है कि इस वक्त मेरी सास के दिल में एक गहरा डर और अनजाना खौफ भी छुपा हुआ था कि कहीं सच में उनके लाडले बेटे ने अगर मेरे कहने पर यह घर बेच दिया, अगर उसने मेरी बात मान ली, तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। एक तरफ तो उनको सच में सड़क पर दर बदर और बेघर होकर भटकना पड़ेगा और दूसरी तरफ उनकी अपनी बहू यानी कि मेरी नज़रों में उनकी क्या इज्जत और रुतबा रह जाएगा कि उनका बेटा आखिर उनका नहीं रहा जिस पर उन्हें इतना घमंड था। वो यही सारी बातें सोच सोच कर अंदर ही अंदर टूटने लगी थी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे कि अब उनका अपना खून, उनका अपना सगा बेटा उनके साथ क्या व्यवहार करेगा। वो अपनी इसी चिंता में खोई हुई थी जब मैं गुस्से के मारे आपे से बाहर होकर तेजी से चलती हुई उनकी तरफ बढ़ी और प्रॉपर्टी के कागज के कुछ पन्ने इतनी बेरहमी और बदतमीजी से उनकी तरफ फेंके कि वो सीधे जाकर उनके झुर्रियों वाले बूढ़े चेहरे पर जा लगे। उन बूढ़ी और उम्रदराज औरत को मेरी ये बदतमीजी हरगिज बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अपनी इस बेइज्जती और नाराजगी का अपनी ताकत के हिसाब से पूरा इजहार किया। मगर मुझ पर तो जैसे उस वक्त दौलत के लालच का भूत सवार था। मैं उन पर और ज्यादा जोर से गरजती दहाड़ती हुई कहने लगी कि अभी इसी वक्त इन पन्नों पर अपना अंगूठा लगा दो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम चुपचाप शराफत से इन कागजों पर अंगूठा लगाओ, या फिर मैं अभी इसी वक्त तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। और वैसे भी ये मकान कानूनी तौर पर मेरे नाम पर आ चुका है। तुम्हारे जैसी मनूस औरत की वजह से मुझे अपनी सगी माँ से दूर रहना पड़ रहा है, जबकि मेरी माँ को इस वक्त मेरी बहुत ज़रूरत है और अब मैं हर हाल में अपनी माँ के घर के बिल्कुल बराबर में नया घर खरीद कर ही रहूंगी। याद रखना, अगर अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी जान भी लेनी पड़ी ना, तो मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगी और तुम्हारी जान ले लूंगी। गुस्से के मारे मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और इसीलिए मैं गला फाड़ फाड़ कर जहर उगल रही थी। मेरे दिमाग का संतुलन इतना खराब हो चुका था कि मैं उस वक्त ये भी नहीं सोच रही थी कि वो एक बूढ़ी औरत है जो कि रिश्ते में मेरी सास लगती है और उनकी उम्र मुझसे कितनी ज़्यादा है। मुझे अब किसी भी चीज़ का कोई लिहाज नहीं बचा था। शादी के शुरुआती दिनों में मैं अपनी इन्हीं सास के का हद से ज़्यादा ख्याल रखा करती थी और उनकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ती थी। मगर शादी के कुछ समय के बाद ही मेरा व्यवहार एकदम से बदल गया और मैं बात बात पर जहरीले तानों के तीर चलाती और एकदम से चीखने चिल्लाने लगती थी। मेरी सास सिर्फ अपने इकलौते बेटे का बसा बसाया घर उजड़ने से बचाना चाहती थी और इसीलिए वो मेरी हर तरह की बदतमीजी चुपचाप सह लेती थी और कभी कुछ नहीं कहती थी। पर आखिरकार उनका भी सब्र जवाब दे गया। वो कब तक ऐसी बदतमीजी और गलतियों को बर्दाश्त करती,
एक दिन उन्हें अपनी जुबान खोलनी ही पड़ी और उन्होंने भी फिर अपने लिए बोलना शुरू किया। और बस यही उन्हें बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि मुझ जैसी घमंडी बहू को उनका पलटकर मुझे जवाब देना हरगिज गवारा नहीं हुआ। और तब से हम सास बहू में कभी ना खत्म होने वाली जंग छिड़ गई थी। हम दोनों हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाते और हर बात में एक दूसरे को हराने में व्यस्त रहने लगे थे। अगर एक सच की नज़र से इन सब चीज़ों को देखा जाए तो हमारी इस कहानी में हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही और अपने अधिकारों के लिए खुद को सही मानते थे, क्योंकि हम दोनों ही प्रणव यानी कि मेरे पति और मेरी सास के बेटे पर पूरा हक जताना चाहते थे। और जबकि हम दोनों को एक दूसरे के वजूद और एक दूसरे के अधिकारों से जलन महसूस होती थी। वो बूढ़ी माँ ये चाहती थी कि उनका बेटा सिर्फ उनकी बात सुने और वो मेरे जैसी बहू को नीचा दिखा सके, और मैं ये चाहती थी कि मैं अपनी सास पर ये रौब जमा दूं कि उनका बेटा सिर्फ और सिर्फ मेरी मुट्ठी में है और सिर्फ मेरी बात सुनता है। बस इसी गुरूर की जंग को लेकर हमारे बीच रोज रोज के झगड़े और कलेश बढ़ने लगे थे। जब मैंने अपनी सास को अपने ही ख्यालों में खोया हुआ देखा तो फिर मैं इस सुनहरे मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से पेपर पर साइन और अंगूठा करवाने की अपनी घटिया कोशिश करने के लिए आगे हाथ बढ़ाने लगी। मगर मेरी सास भी तब तक अपने पूरे होशो हवास में वापस आ चुकी थी। मेरी इस घिनौनी हरकत पर वो गुस्से से बुरी तरह तिलमिला उठी और आग बबूला होते हुए उन्होंने वो कीमती कागज ही बीच से फाड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए। मैंने जब अपनी आंखों के सामने प्रॉपर्टी के कागजों को इस तरह से टुकड़े टुकड़े होते देखा तो एक बार फिर से मेरा अपने गुस्से पर कंट्रोल खत्म हो गया और मैं एकदम आपा खोकर सास के ऊपर झपट पड़ी और उन्हें बेड से नीचे खींचते हुए घसीटने लगी। फिर धक्का मार मार कर उन्हें घर से बाहर निकालने लगी। वो एक कमजोर और बूढ़ी औरत थी और वो मेरे जैसी जवान औरत के जोरदार धक्के और मारपीट को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए उनका संतुलन बिगड़ गया और वो धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर गईं। नीचे गिरते ही उनकी बाह में दर्द की ऐसी भयंकर और तेज लहर उठी कि उनके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। उस वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका हाथ उनके शरीर से काटकर अलग कर दिया हो। और ये उनकी बदकिस्मती थी कि उस वक्त उनका बेटा घर पर नहीं था। लेकिन यही बात किस्मत से मेरे लिए खुशकिस्मती की थी, वरना वो मुझे इस तरह का जालिम काम करने से जरूर रोकता और शायद मेरी ऐसी बदतमीजी पर मुझे बहुत बड़ी सजा भी देता। मेरी सास की उम्र ठीक ठाक थी और इसीलिए फर्श पर जैसे ही वो जोर से गिरी तभी उनकी बाह की हड्डी टूट गई और वो दर्द के मारे बुरी तरह से तड़पने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। वो लगातार रोए जा रही थी। मैं जब अपनी सास को इस तरह की भयानक हालत में देखा तो जैसे मेरी आंखें डर के मारे बाहर ही निकल आईं। मेरे गले से अब आवाज नहीं निकल रही थी। तभी मैंने उनकी बाह के पास से खून भी निकलते देखा। अब तो जैसे डर के मारे मेरी जान निकलने लगी थी। मैं तुरंत घबराहट में उल्टे कदम पीछे की तरफ दौड़ी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैं गली के मोड़ पर रहने वाले एक डॉक्टर के पास पहुंची और उन्हें तुरंत ही इमरजेंसी में अपने साथ बुलाकर घर ले आई। जब डॉक्टर साहब मेरे साथ हमारे घर आई तब तक मेरी सास दर्द की तेज टीस की वजह से तड़पते हुए बेहोश हो चुकी थी। जब सास को थोड़ी देर के बाद होश आया तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बहुत ही गंभीरता से मुझसे कहा कि देखिए, इनको काफ़ी चोट आ गई है और उनकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं लग रही है। इसीलिए अब इन्हें कोई भी परेशानी वाली या सदमा देने वाली बात मत करिएगा, क्योंकि इनका दिल भी काफ़ी कमज़ोर है। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो इन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसीलिए पूरी कोशिश करिए कि कोई भी ऐसी बात मत करिए जो इन्हें मानसिक तौर पर परेशान करे। और इनके हाथ की हड्डी टूट चुकी है, इसीलिए आपको इन्हें किसी बड़े अस्पताल लेकर जाना होगा। अगर ये ज़्यादा देर तक इसी हालत में यहाँ रहीं तो फिर इनके हाथ की हड्डी अपनी असली जगह पर कभी भी वापस नहीं जुड़ सकेगी। इस उम्र में वैसे भी हड्डी टूटने पर उसे ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। इसीलिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इन्हें इसी वक्त अस्पताल लेकर जाइए और वहाँ इनका प्लास्टर करवाइए। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी और मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे, क्योंकि अब मुझे अपने पति को लेकर डर सताने लगा था। मेरा पति वैसे चाहे जितना भी मेरी खूबसूरती के पीछे दीवाना हो और कितनी ही मेरी बात क्यों न सुनता हो,
लेकिन वो अपनी माँ को बिल्कुल भी इस तरह की तकलीफ और हालत में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे ये सोच सोचकर रोना आ रहा था कि जब मेरे पति को पता चलेगा तो वो मेरे साथ क्या करेगा। सास के लिए तो मुझे लग रहा था कि शायद वो अपने बेटे को सच ना बताएं, लेकिन डॉक्टर को क्योंकि सब कुछ पता चल चुका था कि मेरी सास के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति को ये सच्चाई पता चले। इसीलिए मैंने तुरंत ही डॉक्टर की मुट्ठी गर्म करते हुए उन्हें कुछ पैसे दिए और समझा दिया कि वो इस मामले के बारे में किसी से कुछ भी ना कहें। इसके बाद मैं तुरंत ही अपनी सास को बड़े अस्पताल में लेकर गई। उन्हें वहाँ हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया, उनका प्लास्टर करवाया और उन्हें दवाइयाँ दिलवाकर घर वापस ले आई। शाम के वक्त जब प्रणव थाके हारे काम से वापस घर आए तो उनकी नज़र अपनी माँ के टूटे हुए और पट्टी से बंधे हुए हाथ पर पड़ी तो वो बुरी तरह से घबरा गए और पूछने लगे कि मम्मी को क्या हो गया है, ये सब कैसे हुआ है। तो मैं मक्कारी से अपनी नजरें चुराते हुए सफेद झूठ बोली कि अरे वो उनका एकदम से बैलेंस भी कट गया और वो बेड से नीचे गिर गई। जबकि असली सच्चाई तो कुछ और ही थी। पर कहीं ना कहीं प्रणव को भी मन में अंदाजा था या शक था कि जरूर उसकी तेज तर्रार पत्नी ने ही कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, वरना वो सुबह अपनी माँ को बिल्कुल अच्छी भली और सही सलामत छोड़ कर गया था तो एकदम से उसकी माँ के साथ ये क्या हो गया। प्रणव के सामने मुझे इतना बड़ा झूठ बोलते देखकर मेरी सास ने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अब वो घर में इससे ज्यादा और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो मैं प्रणव के साथ भी खूब झगड़ा करूंगी। पर मेरी उस मासूम बूढ़ी सास को उस वक्त अंदाजा नहीं था कि अभी तो इस पारिवारिक झगड़े और बर्बादी की सिर्फ शुरुआत होने वाली है और बहुत जल्द इस खेल में हर किसी के चेहरे पर चढ़े हुए दो दो चेहरे सामने आने वाले हैं। उस वक्त तो उन्होंने सब सह लिया और अपनी इसी नादानी और ममता में चुप रहकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसका खामियाजा और सजा उन्हें अपनी सारी जिंदगी के लिए भुगतनी पड़ी। शुरू में तो मुझे अपनी इस हैवानियत और गलती पर कोई भी पछतावा, शर्मिंदगी या अफसोस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरा और जैसे हालात बदले मुझे थोड़ी सी अकल और समझदारी आने लगी और तब कहीं जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपनी अतीत की जिंदगी में जो भयानक गलतियां की थीं उनका इतना बड़ा बदला और कर्मों का फल मुझे किस तरह से मिलेगा। मेरी सास और मेरे बीच अब सिचुएशन इस हद तक बुरी हो चुकी थी कि हम दोनों एक दूसरे का सामना करना तो दूर, एक ही छत के नीचे अब सांस लेना भी पसंद नहीं कर रहे थे। घर में एकदम जहरीली हवा जैसा तनाव फैला हुआ था। हर छोटी छोटी बात पर भयानक कलह शुरू हो जाती थी, चाहे फिर घर का कोई छोटा मोटा काम हो या फिर किसी चीज को कहीं से उठाकर रखना हो। हर एक बात पर तूफान खड़ा हो जाता। लेकिन जिस दिन पानी सिर से ऊपर गुजर गया, मैं गुस्से में आकर अपना खाना पीना और किचन बिल्कुल अलग कर लिया और मैंने साफ कह दिया कि मैं अब इस बूढ़ी औरत के साथ एक ही किचन में खाना नहीं बनाऊंगी। मेरा खाना बिल्कुल अलग बनेगा। मैं अपने इसी फैसले पर नहीं रुकी, बल्कि मैंने किचन अलग करने की बात को अपने फायदे के लिए पूरा पूरा इस्तेमाल किया। और फिर जब मेरे पति प्रणव थके हारे काम से घर लौटते तो मैं बहुत ही बेचारी बनकर रोना धोना लेकर बैठ जाती और बुरी तरह से रोते हुए कहती, देखिए प्रणव, आपकी माँ मुझे इस घर में एक पल भी सुकून की सांस नहीं लेने देती हैं। वो हर वक्त हर बात पर मुझे बस कोसती रहती हैं। आप ही बताइए, क्या मेरा इस घर पर कोई भी अधिकार नहीं है? आप क्यों नहीं समझते? अगर हमने ये मकान बेचकर मेरी माँ के घर के पास नया घर नहीं लिया तो मैं इस घर में एक दिन घुट घुट कर मर जाऊंगी। प्रणव मेरी इन मक्कारी भरी झूठी मोहब्बत से भरी बातों अगर मगरमच्छ के आंसुओं के जाल में ऐसे उलझे कि वो अपनी सगी माँ के खिलाफ जबरदस्ती प्रॉपर्टी के कागजों पर सिग्नेचर करवाने का पूरा मन बना बैठे। उन्हीं दिनों की बात है, एक दोपहर जब मेरी सास कुर्सी पर बैठकर आराम से माला फेर रही थी कि तभी प्रणव सही मौका देखकर बड़ी ही चालाकी से उनके पैरों के पास जाकर बैठ गए और बड़े प्यार से अपनी माँ के पैर दबाने लगे। पहले तो इन्होंने इधर उधर की मीठी मीठी बातें की, ये दिखाने के लिए कि जैसे वो इस दुनिया के सबसे आज्ञाकारी और अच्छे बेटे हैं।
उस वक्त मेरी सास अपने प्यारे बेटे की जुबान से इतने समय के बाद इतनी प्यार भरी बातें सुनकर और खुद को इतनी वैल्यू मिलते देखकर खुशी से झूम उठी थी। उनका दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि वो तो न जाने कब से इसी प्यार की भूखी थी। पर मेरी बेचारी सास को उस वक्त इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनके अपने इकलौते बेटे की ये झूठी हमदर्दी उन्हें जिंदगी के एक अंधेरे और भयानक मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाली है। बातों ही बातों में जब वो इमोशनल हो गई तो प्रणब ने प्रॉपर्टी के असली कागज निकाले और झूठी बातों का ऐसा जाल फैलाया और बहाना बनाकर वो कागज उनके सामने रख दिए। मेरी सास ने अपने बेटे पर अंधा भरोसा करते हुए बिना देखे उन कागजों पर अपने दस्तखत किए और अंगूठा भी लगा दिया, और उन्हें कानों कान खबर भी नहीं हो पाई कि उनके साथ उस वक्त कितना बड़ा धोखा हो चुका था। उनको अपनी इस बर्बादी और लुट जाने का पता तो तब चला जब वो एक सुबह उस मकान का नया मालिक पूरे रौब और दबदबे के साथ हमारे घर के दरवाजे पर आ धमका और सीधा मकान खाली करने का नोटिस दे दिया। उस पल तो मेरी सास के सिर पर जैसे आसमान ही गिर पड़ा था और पैरों तले से जमीन निकल गई जब उन पर इस कड़वी और सच्ची हकीकत का खुलासा हुआ कि उनके स्वर्गीय पति की दिन रात की खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ ये घर, जिसके लिए उन्होंने सालों साल पाई पाई जोड़ कर रखी थी, अब उनके नाम पर नहीं रहा, बल्कि वो तो अब कानूनी तौर पर सामने खड़े उस आदमी के नाम हो चुका है। तो उनके जैसे शरीर से आत्मा ही निकल गई। वो बदहवास होकर चिल्लाते हुए अपने बेटे के सामने अपना आंचल फैलाकर रोने लगी और पूछने लगी कि प्रणब, तुमने अपनी माँ को जीते जी क्यों मार डाला? लेकिन मेरा पति अब मेरे प्यार के जाल में पूरी तरह फंस चुका था, इसीलिए वो अपनी माँ के आंसू और उनकी चीख पुकार कुछ भी न तो देख पा रहा था न सुन पा रहा था, बल्कि वो एक पत्थर की मूर्ति बना चुपचाप खड़ा रहा। मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से नए मालिक के सामने जैसे तैसे हाथ पैर जोड़कर उनसे कुछ हफ्तों की मोहलत मांगी, ताकि वो पुराने घर का सौदा पूरा होने के बाद हमें किसी दूसरे इलाके में ले जाकर शिफ्ट कर सकें। उस घर का नया मालिक प्रणब का एक पुराना और जानने वाला दोस्त था, इसीलिए उसने दोस्ती की इज्जत रखते हुए हमें कुछ और हफ्ते उस घर में रहने की इजाज़त दे दी। उन दिनों मेरी सास की हालत देखने के काबिल थी। वो घर में हर वक्त गुस्से से बौखलाई नजर आती थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने हाथों से मेरे जैसी मक्कार और नालायक बहू का गला ही दबा दें और अपने उस दोगले बेटे को बेइज्जत करके बाहर निकाल दें, जिसने उनके साथ इतना बड़ा खेल खेला था। पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस वक्त वो बूढ़ी भी थी, कमज़ोर भी थी और उनका हाथ भी टूटा था। इसीलिए वो बिल्कुल अकेली थी और अपनी रोटी के एक एक निवाले के लिए हम दोनों की दया पर ही निर्भर थीं। कुछ हफ्ते की मोहलत वाले दिनों में मेरी सास का एक एक पल उस घर में रोते हुए कट रहा था। वो पूरा पूरा दिन बैठकर घर की दीवारों, छत और कमरों को हसरत भरी नज़रों से टकटकी बांधे देखा करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि जल्दी ही ये मकान उनके हाथ से हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। न जाने कितनी ही खुशियों भरे दिन, न जाने कितनी दिवाली, होली और कितने दुख के पल उन्होंने इस घर की चार दीवारी में गुजारे थे, मगर अब इस घर की एक एक ईंट पर उनका कोई भी अधिकार नहीं रहा था। आखिरकार वो भला उदास और टूटे दिल के साथ क्यों न होती, जब वो अपने ही खून से सींचे गए घर में मालकिन की जगह एक लाचार और बेबस किराएदार बनकर रह गई थीं। उन्हें दिल ही दिल में अपनी इस बेबसी और बेइज्जती पर गहरा सदमा था, लेकिन वो मेरे डर और दबाव की वजह से अब ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल पाती थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि मैं एक बहुत ही बदतमीज बहू हूँ, जो उनके कुछ भी कहने पर उनके साथ मार पीट पर उतर आऊँगी। जब भी वो उस घर का या प्रॉपर्टी का जिक्र मेरे सामने करती, तो मैंने खाने पीने के लेकर भी उनके साथ भयंकर लड़ाई करनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि मैं उनको मिलने वाले खाने पर भी कड़ी नज़र रखने लगी और बात बात पर ताने देकर उनका जीना मुश्किल कर दिया कि वो तो हमारे ही टुकड़ों पर पल रही हैं। और इसी खाने के निवाले पर होने वाली बेइज्जती के बाद हमारे बीच बोल चाल बिल्कुल बंद हो गई थी। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। सच तो ये है कि मैं ही अपने पति को अच्छी तरह से पट्टी पढ़ाई थी और उनके कान भी भरे थे कि वो अपनी माँ पर दबाव डाले कि ये घर हमारे नाम हो जाए,
ताकि हम इसे जल्दी से बेचकर मेरे मायके वालों के साथ वाला नया मकान खरीद सकें। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि इस तरह मुझे इतनी दूर आने जाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी और मैं आसानी से अपनी माँ के पास आ जा सकूंगी। मेरा पति मेरी इन रोज रोज की चिकनी चुपड़ी बातों और तानों में पूरी तरह से आ चुका था। वो खुद भी दिल ही दिल में यही चाहता था कि कैसे भी मैं खुश रहूं, क्योंकि वो भी जानते थे कि मेरी माँ की तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती थी और इस वजह से मुझे बार बार उनकी सेवा और देखभाल के लिए अपने मायके जाना पड़ता था, जिससे आने जाने का किराया और वक्त, इन सब चीज़ों की मुश्किल होती थी। बस मेरे पति इन्हीं रोज रोज की दौड़ धूप और परेशानियों से जान छुड़ाने के लिए घर को बेचने के लिए तैयार हो गए थे। मेरी सास अब इस घर के बिकने के बाद बिल्कुल बेबस और लाचार थी। वो हर वक्त रो रो कर मेरे पति के सामने गिड़गिड़ाती, जिससे मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरे पति का दिल अपनी माँ के लिए पिघल ना जाए। एक दिन उनकी रोज रोज की ममता भरी बातों को हमेशा के लिए बंद करने के लिए और उन्हें मेरे पति की नज़रों में ऐसा गिराने के लिए कि वो दोबारा कभी उठ ना पाए, बल्कि मेरा पति अपनी माँ को मरा हुआ ही समझ ले, मेरे दिमाग में बहुत ही मक्कार और गंदा प्लान आया। मैंने पहले तो 1-2 दिन अपने पति को ये जताना शुरू किया कि माँ जी किसी को चुप चुप कर घर के अंदर बुलाती हैं। जब मैं घर से बाहर कोई सामान लेने जाती हूँ या फिर मैं दोपहर को सो जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने पति के दिमाग में शक का बीज बोना चाहती थी। और फिर जब मुझे लगने लगा कि उसे थोड़ा थोड़ा मेरी बातों पर विश्वास हो रहा है, तब एक दिन मैंने गली में आने वाले एक गरीब अजनबी इंसान को लालच देकर घर के अंदर बुलाया और उसे कुछ नोट देकर कुछ देर के लिए सास के कमरे में जाकर झूठी एक्टिंग करने के लिए बोला। वह आदमी इतने ज़्यादा पैसे देखकर मेरी ऐसी घिनौनी बात को मानने के लिए भी तुरंत तैयार हो गया। वह आदमी जैसे ही मेरे कहे मुताबिक सास के कमरे के अंदर गया तो मैं तुरंत बाहर से कमरे की कुंडी लगा दी और एक पल गवाए बिना तुरंत अपने पति को फ़ोन मिला दिया। मैंने झूठे आंसू बहाते हुए रोकर उससे कहा कि आप जल्दी से घर आ जाइए। आपको नहीं पता है कि आपकी बूढ़ी माँ यहाँ पर एक अनजान आदमी के साथ बंद कमरे में क्या कर रही हैं। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आ जाइए, क्योंकि मुझे अपने लिए भी बहुत डर लग रहा है। देखिए, इससे पहले कि हमारी इज्जत पूरी मोहल्ले वालों के सामने मिट्टी में मिल जाए और हम लोग कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल ना रहें, आप तुरंत आइए, वरना न जाने क्या हो जाएगा। मैं तो ऐसी बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एक बेटे के लिए अपनी बूढ़ी और चरित्रवान माँ के खिलाफ ऐसी शर्मनाक और गंदी बात सुनना नामुमकिन था। मेरे पति उस वक्त दंग रह गए थे। मैंने उनके सामने इज्जत की बात पर जोर देकर कहा, जिसका असर सीधा उन पर हुआ। वो गुस्से और अपनी इज्जत के अंधेपन में पागल होकर तुरंत बाइक लेकर घर लौट आए। वो गुस्से से इतने तिलमिलाए हुए थे कि उनका भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। जैसे ही उन्होंने अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खोला तो सामने सच में एक अजनबी शख्स को खड़ा देखा तो उनका खून खौल उठा और उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो किसी पागल की तरह आगे बढ़े और गुस्से में उस बेकसूर आदमी पर टूट पड़े और उसे खूब मारने पीटने लगे। वो गरीब आदमी मेरे पति के इस अचानक हमले से बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि उसे अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो डर के मारे आंखें फाड़े कभी गुस्से से पागल होते मेरे पति को देखता तो कभी बेड पर सो रही बूढ़ी सास को। मेरी सास तो उस वक्त दवाई खाकर गहरी नींद में सो रही थी। उन्होंने जब अपने कमरे में भयंकर शोर शराबा सुना और अपने बेटे को ऐसे मारते पीटते देखा तो वो भी हड़बड़ाकर उठ बैठी। तभी उनकी नज़र सामने उस अनजान आदमी पर गई तो वो हैरान रह गईं और परेशान होते हुए हमारी तरफ देखने लगी। तभी उनकी नज़र मुझसे मिली और मैं तो उस वक्त मक्कारी से मुस्कुरा रही थी, जिससे उन्हें एक पल में ही समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उन्होंने जल्दी से अपने सिर पर पल्ला लिया और बेड से उठ बैठी। मेरे पति तो उस वक्त वैसे भी मेरे घोले हुए जहर भरी बातों के जाल में फंसे हुए थे, क्योंकि मैंने तो उनके कान अच्छे से भर दिए थे। इसीलिए अब उन्हें हर तरफ सिर्फ वही दिख रहा था जो मैं उन्हें दिखाना चाहती थी। गुस्से में आकर उन्होंने अपनी मासूम माँ, जिन्होंने उन्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, उनकी परवरिश की, जिंदगी में पहली बार उन पर जानवर की तरह चिल्लाए और उन पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए कि उस बूढ़ी माँ की आत्मा तक रो पड़ी। मेरे पति की इतनी ऊंची और भयंकर आवाज़ सुनकर
गली मोहल्ले का हर इधर उधर का इंसान हमारे घर की तरफ ध्यान देने लगा। कुछ लोग ऊपर छज्जे से झांकने लगे तो कुछ लोग खिड़कियां खोलकर भी देखने लगे। मेरे पति को अपनी इज्जत इस तरह नीलाम होते देख बहुत गुस्सा आ रहा था। उस वक्त वो एक दम अंधे, बहरे और गूंगे होकर कुछ नहीं समझ रहे थे। उन्हें अपनी रोती बिलखती, आंचल फैलाए हुई माँ भी नहीं दिख रही थी, जबकि मेरी सास सिसकियां भरते हुए सिर्फ अपने बेटे का मुंह देख रही थी कि उनका अपना खुद का बेटा उन पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकता है। मेरे पति बार बार सवाल पूछ रहे थे और मेरी सास खामोश नजरों से मेरे पति को ही देख रही थी, जिस वजह से उनके दिल में दया पैदा होने की जगह गुस्सा और ज्यादा भड़क रहा था, क्योंकि उनके दिमाग पर तो मेरा असर था और आंखों पर मेरे फरेब की पट्टी बंधी थी और इज्जत के नाम पर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। इसी बीच अचानक गुस्से में आकर मेरे पति ने कमरे के कोने में रखा हुआ एक वजनदार डंडा उठा लिया और पागलों की तरह वो अपनी बूढ़ी और लाचार माँ की तरफ बढ़े, जिसने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और डंडे से अपनी माँ पर बेरहमी से वार करने शुरू कर दिए। वो बेचारी बूढ़ी औरत दर्द की वजह से चीखती चिल्लाती रही, तड़पती रही और रो रो कर अपने बेटे के आगे हाथ जोड़ती रही, मगर उस वक्त उनके बेटे पर तो जैसे अपनी ही माँ को पीटने का भूत सवार हो चुका था। उस वक्त उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। उन्होंने तो अपनी माँ के टूटे हुए हाथ का भी लिहाज नहीं किया। मैं एक कोने में खड़ी ये सारा दिल दहला देने वाला नजारा देख रही थी, पर मेरे जैसी घटिया और निर्दयी बहू को भी उस तड़पती हुई माँ के रोने और चीखने की आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरे दिल में तो अब दया का कोई नामो निशान तक नहीं था। मैं तो उल्टा इस जलती हुई आग पर तेल छिड़कने के साथ साथ जहरीली बातें भी अपनी सास को सुनाती जा रही थी और उनके जख्मों पर और नमक छिड़क रही थी। सच तो ये है कि मैं इस बात पर अड़ी थी कि ये बूढ़ी औरत जितनी जल्दी हो सके इस घर से दफा हो जाए, या तो ये अपनी किसी रिश्तेदार के घर पर चली जाए या फिर कहीं और अपने रहने खाने का खुद ही इंतजाम करे। और इसीलिए इस घिनौने मकसद को पूरा करने के लिए मैंने अपने पति को उकसाकर उनके साथ बुरा व्यवहार करवाया था और इतना घटिया ड्रामा किया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि परिवार का कोई भी दूसरा रिश्तेदार इस बेकार और बूढ़ी औरत को अपने घर में रखने को तैयार नहीं था। और अब ये अगर यहाँ से निकल जाएगी तो सीधा सड़कों पर दर दर भटकेगी। मेरी सास मार खाते हुए बार बार रो रो कर अपने बेटे के पैरों को पकड़ रही थी और उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन मेरा पति तो जैसे बिल्कुल होश ही खो बैठा था और अंधा हो चुका था। वो बिना कुछ सुने हुए तड़पती हुई माँ पर डंडे बरसा रहा था, यहाँ तक कि जब वो बहुत ज्यादा मार खा चुकी थी और उनका पूरा बूढ़ा शरीर निडाल होकर पड़ा था और वो दर्द से बेहाल थी, तब तो मुझ जैसी मक्कार और जालिम बहू के लिए उनको इस घर से हमेशा के लिए निकाल कर बाहर करना और भी आसान हो गया था। मैंने जैसे ही मेरा गुस्सा लाल पीला पति बाहर गया, मौके का फायदा उठाया और अपनी उस लाचार और बेहोश सास को बालों से पकड़कर धक्के मारकर घर की चार दीवारी से बाहर निकाल दिया। दर्द से जूझ रही मेरी सास उस तपती हुई सड़क पर गिर गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो बिल्कुल खामोश और निडाल यूं ही पड़ी रही, क्योंकि उनकी सच्चाई सुनने वाला भी कोई नहीं था और उनकी हिम्मत भी अब जवाब दे चुकी थी। वो बस हसरत और दुख से अपनी आंखों के सामने अपने घर को देखती रही, जहां कभी वो शादी करके आई थी। उनके बेटे का बचपन गुजरा था और जिसके कागजों पर मेरे पति ने धोखे से उनका अंगूठा लगवा लिया था। वो घर जो उनका अपना था, मगर अब उनसे हमेशा के लिए छीना जा चुका था और वो अपने ही घर के सामने सड़क पर दूसरों के रहमो करम पर आ चुकी थी। इस सारे नज़ारे के बाद दिल ही दिल में मैं तो बहुत खुश थी और झूम रही थी, क्योंकि मैं इस वक्त अब नए मकान में रहने की खुशी में डूबी हुई थी। मैं सोच सोच कर सुकून महसूस कर रही थी कि अब मैं अपने माँ बाप के घर के बिल्कुल पास वाले मकान में रहूंगी। मेरी तो जैसे लॉटरी लग गई थी, क्योंकि एक तो सास से हमेशा के लिए मेरी जान छूट गई थी और दूसरा मुझे अपनी मर्जी का मनपसंद घर अपने मायके के पास मिलने वाला था। अब मैं जब चाहूँ तब आसानी से वहां आ जा सकती थी। मकान की कीमत का वो भारी भरकम चेक अब मेरे हाथ में था। इसके बाद मैं बड़े ही गर्व और खुशी के साथ अपने पति के साथ बाइक पर बैठी और हम दोनों अपने मायके वालों को ये खुशखबरी सुनाने और वो चेक दिखाने के लिए तुरंत निकल गए। पर हमें ये कानो कान खबर नहीं थी कि किस्मत हमारे साथ कितना भयानक खेल खेलने जा रही थी।
जैसे ही हमारी बाइक शहर के एक सुनसान और वीरान रास्ते पर पहुंची तो अचानक पीछे से आने वाले कुछ लुटेरों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। वो लोग शायद काफी देर से हमारा पीछा कर रहे थे और जैसे ही हम उस सुनसान रास्ते पर पहुंचे उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और अपने पास जो हथियार थे उनके दम पर हमसे सब कुछ, हमारा बैग, मकान की रकम का चेक, सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। मेरे पति ने जब चेक बचाने के लिए उनके साथ हाथापाई शुरू की तो उनमें से एक लुटेरे ने बड़ी बेरहमी से गोली चला दी जो मेरे पति के सीधे दिल के पास जाकर लगी। वो लोग सब कुछ लेकर वहां से फरार हो गए और मैं सदमे और डर के मारे वहीं सड़क पर बैठकर बुरी तरह से रोने लगी क्योंकि मेरे पति बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और उन्हें ऐसी तड़पती हुई हालत में देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज वो जिंदा नहीं बचेंगे। ऐसे कठिन वक्त में मैंने रोते हुए मोबाइल से अपनी माँ को कॉल किया जो हर रोज मुझे सास से अलग होने और अपने पति को उनके खिलाफ भड़काने की राय दिया करती थी। मगर मेरी माँ ये दर्दनाक खबर सुनकर बड़े ही हैरत और बेरुखी से मुझसे बोली कि इस हालत में मैं तो वहां पर आकर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तुम ऐसा करो कि अपने भाई को फोन करके बता दो ताकि वो वहां पहुंच जाए और तुम्हारे पति को अस्पताल लेकर चला जाए। मेरा भाई गौरव, जिसकी पत्नी पहले से ही मुझसे और मेरी माँ के जुल्म और रोज रोज की दखल अंदाजी से भयंकर तंग आ चुकी थी और वो अक्सर अपने पति को यह समझाया करती थी कि तुम्हारी माँ और बहनें तुम्हें भड़काती हैं, उनकी बातों में आकर तुम अपना हंसता खेलता घर खराब मत करो। मेरा भाई कभी अपनी पत्नी की बात सुनता तो कभी अपनी माँ की बातों में आ जाता और वो खुद इसी चक्कर और उलझन में बुरी तरह से फंसा हुआ था। उसे समझ में ही नहीं आता था कि वो कब किसकी सुने और किसका साथ दे। वो मानसिक तौर पर पहले ही बहुत परेशान था और ऐसे में जब उसे मेरी माँ की तरफ से ये खबर मिली थी कि बहन के पति को गोली लग गई है और मकान की रकम वाला चेक भी लुट चुका है तो ये खबर गौरव के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं थी। वो हक्का बक्का रह गया था और इधर सड़क पर मेरे पति की हालत हर गुजरते पल के साथ बिगड़ती जा रही थी और वहां दूर दूर तक हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। तभी कुछ देर के बाद दूर से मुझे मेरा भाई गौरव भागकर आते हुए दिखाई दिया तो मैं पागलों की तरह दौड़कर उसके पास पहुंची और रोते हुए उसके गले से लग गई। भैया ने बिना वक्त गंवाए जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर दिया और फिर हम तीनों हॉस्पिटल पहुंच गए। प्रणव की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद हमें साफ कह दिया कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अब इन्हें भगवान ही बचा सकते हैं। शायद कर्मों के फलों का पहला जो कोड़ा था वो मुझ पर यही बरसा था। मेरे पास अब इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि मैं अपने पति के लिए दवाई का एक टुकड़ा भी खरीद पाती। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं हॉस्पिटल के इतने बड़े बड़े खर्च कहाँ से उठाऊंगी। आखिरकार मजबूर होकर गौरव भैया को ही ये सब संभालना पड़ा और वो खुद ही 4 बच्चों के पिता थे। वो एक फैक्ट्री में काम करते थे जहां उनकी सैलरी भी बहुत ही मामूली थी। अस्पताल के सारे बिल्स फिर भैया ने ही भरे। इधर उनके मोबाइल पर लगातार कॉल्स आ रही थी कि जल्दी से जल्दी फैक्ट्री पहुंचो क्योंकि आज बड़े मालिक विजिट पर आ रहे हैं। अगर उन्होंने देख लिया कि तुम बिना इजाजत के फैक्ट्री का काम छोड़कर बाहर गए हो तो फिर वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। ये सुनकर गौरव भैया बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने मुझे बोला कि वो वापस अपने काम पर जा रहे हैं। ये कहकर वो जैसे ही जाने लगे मैं बुरी तरह से घबरा गई और भैया के पैर पकड़ लिए। मैं रो रो कर कहने लगी कि भैया मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ये कहते हुए लगातार रो रही थी। गौरव भैया अपनी छोटी बहन को इस तरह तड़पता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर वो अपनी नौकरी का रिस्क लेकर मेरे पास ही बैठ गए और इधर डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। वो दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि काश बड़े मालिक फैक्ट्री ना आए या फिर उन्हें ये पता ना चले कि वो आज काम पर नहीं है। लेकिन शायद आज उनकी किस्मत भी अच्छी नहीं थी। 2 घंटे के बाद ही भैया को फोन पर जानकारी मिली कि उन्हें फैक्ट्री से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गए। महंगाई के इस दौर में नौकरी का छूट जाना बहुत बड़ी मुसीबत थी। ऐसी महंगाई में तो सैलरी मिलने के बावजूद भी घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल होता था और अब बिना नौकरी के वो अपने 4 बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, ये सोचकर उनका दिमाग खराब हुआ जा रहा था। प्रणव का ऑपरेशन काफी क्रिटिकल था लेकिन हो चुका था और जब उनकी हालत थोड़ी सुधरी तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई।
इस सब में गौरव भैया की अब तक की जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारी हम लोगों पर ही खर्च हो गई। वो ऐसी परेशानी की हालत में ही मुझे और प्रणव को लेकर अपने घर आ गए। लेकिन जैसे ही गाड़ी गली में दाखिल हुई तो वहां का नज़ारा देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपने वजूद पर बहुत दुख होने लगा। मैं जल्दबाजी और मक्कारी में जो फैसला किया था, आज वही फैसला मेरे आगे मुसीबत बनकर खड़ा हो चुका था। सामने गली में मेरी अपनी माँ हाथ में कपड़ों की छोटी सी गठरी लिए सड़क पर पड़ी तेज आवाज में रो रही थी और उनके मुंह में जो भी आ रहा था वो चिल्ला चिल्ला कर सारे मोहल्ले वालों को सुना रही थी। मोहल्ले की बहुत सारी औरतें अपने घरों के दरवाजे से बाहर निकलकर मेरी बूढ़ी माँ का ये तमाशा देख रही थी, जबकि अंदर से मेरी भाभी ने लोहे का बड़ा गेट बंद कर रखा था। वो भी अंदर से मेरी माँ को गालियां दे रही थी, क्योंकि वो खुद हम दोनों माँ बेटी की साजिशों, जुल्म और रोज रोज की दखल अंदाजी से परेशान हो चुकी थी। भाभी को हम लोगों की घर में रोज कलेश फैलाने की आदत से भयंकर नफरत थी। इसीलिए आज जब उन्हें मेरा सब कुछ लुट जाने और भैया की नौकरी चले जाने की वजह पता चली तो उन्हें एक और मौका मिल गया। उन्होंने तुरंत फैसला लिया और मेरी माँ को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं भागकर माँ के गले लगकर रोने लगी तो मेरी माँ ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और मुझसे बोली, बेटी तुम लोगों ने अभी तक अपना वो घर तो नहीं बेचा ना? चलो ये सब छोड़ो, हम सब फिर से वही वापस चलते हैं। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं रोकर कहने लगी कि माँ, आपके ही तो कहने पर मैंने अपनी सास और पर इतना बड़ा और झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाया और फिर उन्हें अपने ही बेटे से बेइज्जत करवा कर घर से बाहर निकलवा दिया था और फिर उस मकान को भी बेच दिया। अब तो इस हादसे में वो सारे पैसे भी कोई लूट कर ले गया और अब तो हम भी बेसहारा हो चुके हैं। उस वक्त गाड़ी की सीट पर बैठा हुआ प्रणव, जो अपने जख्मों के दर्द से जूझ रहा था, उसने जब हम दोनों माँ बेटी की ये सारी बातें सुन ली तो गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया। अब उसे ये समझ आ गया था कि उसकी पत्नी और सास ने मिलकर उसकी माँ के खिलाफ कितना बड़ा और घिनौना नाटक किया था और उसे कैसे जाल में फंसाया था। प्रणव तुरंत ही पछतावे और गुस्से से भरकर तड़प कर गाड़ी से बाहर निकला। इधर उसे अपने जख्मों की भी कोई परवाह नहीं थी, इसीलिए उसके जख्मों से भी थोड़ा थोड़ा खून निकलने लगा। लेकिन वो पागलों की तरह मेरी तरफ आया और मेरी माँ के सामने ही मुझ पर दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारे जैसी मक्कार औरत को मैं अपनी जिंदगी में अब एक पल के लिए भी नहीं रख सकता। जिसने मुझे मेरी माँ से दूर कर दिया, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। उसकी ये बात सुनकर तो जैसे मुझ पर बिजली गिर गई। प्रणव ने गुस्से में मुझे और मेरी माँ को वहीं फुटपाथ पर धक्का दिया और खुद जख्मी हालत में होने के बावजूद वो पागलों की तरह अपनी बेकसूर माँ को ढूंढने के लिए सड़क की तरफ भाग खड़ा हुआ। वो सीधा अपने पुराने घर की तरफ भागा। मैं भी अपने पति के पीछे भागी ताकि मैं उसे समझा सकूं। जब मेरा पति उसी मोहल्ले में पहुंचा तो उसने आसपास के पड़ोसियों से अपनी माँ के बारे में पूछा। सबने मेरे पति की हालत पर हमदर्दी जताने की जगह उल्टा उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी। उसे बहुत बुरा भला कहा, क्योंकि सब जानते थे कि मेरे पति ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ कितना जुल्म किया था। उन्होंने सर झुकाकर अपने किए की सजा भुगतते हुए सबकी जली कटी बातें सुनी। इस वक्त हमारे पड़ोस में रहने वाली संगीता आंटी, जो घर में अकेली रहती थी क्योंकि उनके बेटे और बहू दुबई में थे, वो भी घर से बाहर आईं। उन्होंने जब मेरे पति को ऐसी हालत में देखा तो वो तुरंत उनके पास आई और बोली, तुम ऐसे जख्मी कैसे हो गए? और तुम्हारी माँ जो बेचारी सड़क पर तड़प कर रो रही थी, उसे तो मैं अपने घर में ले आई थी, वो मेरे पास ही है। ये सुनते ही प्रणव रोते हुए उनके घर के अंदर गया। सामने उसकी माँ नींद में बैठी थी। माँ को देखते ही वो तड़प कर उनके पैरों में गिर गया और उनके पैर छूकर फूट फूट कर रोते हुए माफी मांगने लगा। बोला, मम्मी, मुझे मेरे अंधेपन की सजा मिल गई है। मैं समझ गया हूँ कि मेरी बीवी और उसकी माँ ने मिलकर कितना बड़ा और घिनौना ड्रामा रचा था। मैं अब उस औरत को हमेशा के लिए छोड़ कर आ गया हूँ। कुछ ही दिनों में उसे मैं तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे। हो सके तो आप मुझे माफ कर दो माँ। मेरी सास ने रोते हुए अपने पापी बेटे के सर पर हाथ रखा और उसे माफ कर दिया। उस वक्त मेरे पति को ऐसा लगा कि जैसे उसके सारे जख्म धीरे धीरे ठीक होने लगे। प्रणव ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और फिर उसने फैसला किया कि अब वो अपने पुराने घर को किसी भी हाल में वापस लेगा, जो कि उसने धोखे से बेचा था। क्योंकि अभी तक उसकी नौकरी नहीं गई थी तो उसके पास एक उम्मीद अभी भी बाकी थी। वो सीधा अपने उस करीबी दोस्त के पास गया जिसको उसने ये मकान बेचा था।
प्रणब ने रोते हुए अपनी बर्बादी और मेरे मक्कार झूठ और ड्रामे की सारी दास्तान अपने दोस्त के सामने रख दी और हाथ जोड़कर कहा, दोस्त, मेरी माँ की बद्दुआ ने मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। भगवान के लिए मेरा वो पुश्तैनी मकान मुझे वापस कर दो। मैं कैसे भी करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। उस वक्त संगीता आंटी भी प्रणब के साथ थीं। उन्होंने भी प्रणब के दोस्त को समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपनी जमा पूंजी में से एक बड़ी रकम भी उधार के तौर पर प्रणब को दे दी। प्रणब ने संगीता आंटी के पैसे और अपने ऑफिस से बात करके भारी एडवांस सैलरी लेकर और इधर उधर से थोड़ा बहुत उधार जुटाकर एक ठीक ठाक रकम अपने दोस्त को दे दी। ये सब देखकर उनके दोस्त का दिल पिघल गया और उन्होंने बाकी की रकम धीरे धीरे देने का वायदा लेकर वो मकान मेरे पति को वापस कर दिया। प्रणब अब अपनी नौकरी के साथ साथ दिन रात एक्स्ट्रा पार्ट टाइम काम करने लगे थे ताकि वो जल्दी से जल्दी पहले संगीता आंटी का उधार और फिर अपने दोस्त को बचे हुए पैसे लौटा सकें। आखिरकार मेरा पति अपनी माँ को पूरे इज्जत और सम्मान के साथ दोबारा उनके उसी स्वर्ग जैसे पुश्तैनी घर में वापस ले आए, जबकि दूसरी तरफ कर्मों के फलों की चक्की ऐसी घुली कि मेरी माँ और मुझ पर जो मुसीबत टूटी उसने हमें दर दर भटकने, फुटपाथ पर इधर उधर रहने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे मेरे पति ने तलाक दे दिया था और अब मेरे पास कोई पैसे भी नहीं थे जिससे सर छुपाने का ठिकाना या कोई सहारा मिलता। मेरी माँ अफसोस में पड़कर रोती रहती थी कि काश उन्होंने अपनी बेटी को ऐसी गलत राय ना दी होती, लेकिन अब पछताने से भला क्या होता है। अब तो सब कुछ हाथ से रेत की तरह फिसल चुका था। हम दोनों सड़क के किनारे बैठकर अपनी मक्कार हरकतों की वजह से अंजाम भुगत रहे थे और खून के आंसू रो रहे थे। सच यही है कि माँ बाप के साथ की गई ज्यादती को तो भगवान भी बर्दाश्त नहीं करते। मैंने अपने ही बसे बसाए स्वर्ग जैसे घर को लालच में आकर उजाड़ा था, जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। दोस्तों, रिश्तों से बढ़कर धन दौलत और स्वार्थ को महत्व देने वाला इंसान अंत में अपने ही हाथों अपना सुख और अपना घर उजाड़ देता है। झूठ और छल से मिली जीत कुछ समय की हो सकती है, लेकिन कर्मों का हिसाब हमेशा होता है। इसीलिए माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, रिश्तों में विश्वास बनाए रखें और लालच या किसी के बहकावे में आकर ऐसा कदम ना उठाएं जिसका पछतावा पूरी जिंदगी करना पड़े, क्योंकि दूसरों के आंसुओं पर खड़ी की गई खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और परिस्थितियां काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, परिवार या घटना से इसकी समानता मात्र संयोग है। कहानी में घरेलू विवाद, हिंसा, धोखा, लालच और अन्य संवेदनशील परिस्थितियों का वर्णन केवल कहानी के संदर्भ और सामाजिक संदेश के लिए किया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार, अपमान या गलत कार्य को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि कहानी को केवल एक काल्पनिक कथा और सीख के रूप में ही लें तथा वास्तविक जीवन में कानून और उचित माध्यमों का पालन करें। धन्यवाद।